हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टॉपिक में इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दिया हुआ है, तो उसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। इसीलिए आपको आज यूरोप राष्ट्रवाद के बारे में समझा देते हैं, जिसके बाद हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूरोप है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा एशिया है। नीचे में आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। ये यहाँ से यहाँ तक अफ्रीका है, और ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। दोस्तों, आपको पहले ही पता है कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूरोप के सारे देश हैं। यहाँ पे है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, और यहाँ ऊपर में इंग्लैंड, उसके बगल में आयरलैंड, और फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच में है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, ये सारे के सारे देश यूरोप में आते हैं, तो आज हम लोग यूरोप का ही चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रवाद, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र का अर्थ जहां लोग समान भाषा बोले, समान धर्म के लोग हों, सभी का विचार एक जैसा हो, उसी को ही राष्ट्र कहा जाता है। यानी राष्ट्र के लिए भावना को व्यक्त करना। आगे है, सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना फ्रांसीसी क्रांति के बाद अभिव्यक्त हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, जिसके पहले दुनिया में किसी भी देश में राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं होती है। आगे है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पहले दुनिया में कहीं भी राष्ट्रवाद नहीं था। नेपोलियन ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को बढ़ावा दिया था। नेपोलियन संहिता, जो कि 1804 में लागू होता है, उसमें माप तौल को सीमित किया जाता है। दोस्तों, फ्रांस में अलग अलग जगह पर अलग अलग माप तौल था, इसीलिए वहां पर नेपोलियन ने एक जैसा माप तौल रखा। उसके बाद है, समान अधिकार मिला सभी को, फ्रांसीसी बोली। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी, उससे पहले फ्रांस के लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग बोली बोलते थे, लेकिन नेपोलियन ने कहा कि आज के बाद सारे लोग फ्रांसीसी बोलेंगे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। आगे दिया हुआ राइन राज्य। दोस्तों, राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन ने 39 राज्य मिला करके जर्मनी में किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। लाइप्जिग की लड़ाई 1813 में होती है दोस्तों, जिसमें नेपोलियन की हार हो जाती है, जिसके बाद उसे एल्वा द्वीप भेज दिया जाता है। लेकिन मात्र 2 वर्ष के बाद ही वह फ्रांस में फिर से लौट आता है और सत्ता स्थापित करता है। जिसके बाद 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें उसकी हार हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड, रूस और कई अन्य देश मिल करके उससे युद्ध करता है। लेकिन नेपोलियन की सेना कमजोर होने की वजह से वह हार जाता है, जिसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है। आगे दिया हुआ है वियना सम्मेलन, जो कि 1815 में होता है, जिसके प्रमुख होते हैं मीटरनिक। दोस्तों, मीटरनिक ऑस्ट्रिया के राजा होते हैं, और इनका कहना था कि जिस तरीके से पहले राजतंत्र था, उसी तरीके से फिर से स्थापित किया जाए। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में एक सम्मेलन करते हैं, जहां पर सारे राज्यों के राजा को बुलाते हैं और वहां पर एक समझौता करते हैं। आज के बाद हम लोग फिर से राजतंत्र की स्थापना करेंगे और शांति को स्थापित करेंगे, यानी अपने हिसाब से चलाएंगे। आगे दिया हुआ है वियना सम्मेलन का परिणाम, और वियना सम्मेलन का परिणाम यह होता है कि फिर से फ्रांस में उदारवादी शासन की स्थापना होती है, जहां पर लुई 18 को राजा बना दिया जाता है और फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दिया जाता है। आगे दिया हुआ मीटरनिक युग, 1815 से लेकर के 1848 तक सारे लोग मीटरनिक का बात मानते हैं। दोस्तों, जैसा जैसा वो बोलता है वैसे वैसे बाकी राज्यों के राजा लोग करते हैं, इसीलिए मीटरनिक युग 1815 से 48 तक है। दोस्तों, मीटरनिक का कहना था कि जब फ्रांस को सर्दी होती है
तो सारे यूरोप सीखते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। मेटरनिक सेंसरशिप लागू किया था, जिसमें क्या होता था कि कोई भी पत्र हो या पत्रिका हो, वो स्वतंत्रता की बात नहीं करेगा और मुक्ति के विचार पर प्रतिबंध रहेगा, यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध रहेगा, यानी स्वतंत्रता की बात कोई नहीं करेगा। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे दिया हुआ 1830 की क्रांति। दोस्तों 1815 में जो वियना सम्मेलन होता है, जिसके बाद फ्रांस में उदारवादी शासन होता है, लेकिन फिर से वहां पर 1830 में क्रांति होती है, जहां पर बुर्बो वंश का अंत हो जाता है, यानी लुई 16वां 18वां जितने भी वंश थे वो सब बुर्बो वंश से संबंधित थे, उन सब का खात्मा हो जाता है। परिणाम यह होता है दोस्तों, चार्ल्स दसम को राजा बना दिया जाता है और उसके बाद वहां पे प्रधानमंत्री पोलिग्नो को बना दिया जाता है, जिसके बाद चार्ल्स दशम अपने हिसाब से कानून लागू करते हैं दोस्तों, जिसमें 4 अध्यादेश जारी करते हैं, जिसमें से एक रहता है विशेषाधिकार। जिसके बाद वहां पर फिर से 1848 की क्रांति होती है, जिसमें फ्रांस में राजतंत्र का अंत होता है और उसके बाद लोकतंत्र स्थापित होता है। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है, इसीलिए इस टॉपिक को समझना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि यह टॉपिक 1 या 2 दिन समझने में लग जाता है। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था, मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन रूसो का था। और आज का पहला सवाल, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में होता है। अगला सवाल है, नेपोलियन ने यूरोप में कौन सी संहिता लागू की थी? राइट आंसर है नेपोलियन संहिता, जो कि 1804 में लागू होता है, जिसके बाद काफी सारा बदलाव होता है। अगला सवाल है, यूरोप में किस वर्ष को क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है? राइट आंसर है 1848। दोस्तों आपको बता दें कि 1848 में यूरोप में अलग अलग देश में क्रांति होती है, इसीलिए 1848 को क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? राइट आंसर है 1871। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 1871 में पर्शा के एक प्रधानमंत्री होते हैं, जिनका नाम होता है ऑटो वान बिस्मार्क। इन्हीं के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है। अगला सवाल है, युवा इटली आंदोलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर है मेजनी, जो कि 1831 में करते हैं। अगला सवाल है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? राइट आंसर है जर्मनी। अगला सवाल है, रक्त और लौह नीति किससे संबंधित है? राइट आंसर है बिस्मार्क। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में गुलाम वंश के एक राजा होते हैं, जिनका नाम होता है बलबन। उन्होंने भी रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुनर्गठन करने के लिए कौन सी कांग्रेस बुलाई गई थी? राइट आंसर है वियना कांग्रेस, जो कि 1815 में होता है, जिसके प्रमुख होते हैं मेटरनिक। अगला सवाल है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? राइट आंसर है विक्टर इमैनुअल। इटली का एकीकरण के बाद विक्टर इमैनुअल वहां के राजा बनते हैं। अगला सवाल है, मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है इंग्लैंड। दोस्तों आपको बता दें कि 1215 में एक दस्तावेज जारी होता है, जिसके बाद नागरिकों को कुछ अधिकार मिलता है और राजतंत्र के अधिकारों को कुछ सीमित कर दिया जाता है। इसी को ही हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि एक मुगल शासक थे फर्रुखशियर, जिन्होंने अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया था, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा विचारधारा राष्ट्रीय एकता की ओर उन्मुख है? राइट आंसर है राष्ट्रवाद। अगला सवाल है, फ्रांस का कौन सा राजा 1830 की क्रांति के बाद सत्ता से बेदखल हुआ? राइट आंसर है चार्ल्स दशम। अगला सवाल है,
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? राइट आंसर है 19वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, अधिकारों की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का संबंध किस देश से है? राइट आंसर है फ्रांस। अगला सवाल है, जर्मनी के लिए स्थान किसका सिद्धांत था? इसका राइट आंसर है दोस्तों एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का कहना था दोस्तों कि जर्मनी में लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए हमें और भी नए देशों को लूटना होगा, यानी उन पर कब्जा करना होगा, जिसमें जर्मनी लोग आसानी से रह सके। अगला सवाल है, 1815 में हुए वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है यूरोप में शांति स्थापित करना। अगला सवाल है, कार्बोनरी क्या था? राइट आंसर है एक गुप्त संस्था। अगला सवाल है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता था? राइट आंसर है ऑटोमन साम्राज्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य को 19वीं शताब्दी में यूरोप का रोगी कहा जाता था, क्योंकि यह आंतरिक समस्याओं और बाहरी आक्रमणों से कमजोर हो गया था। अगला सवाल है, राजाओं के द्वारा राजाओं के लिए यह नारा किससे संबंधित है? राइट आंसर है मीटरनिख। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 19वीं शताब्दी के अंत तक एकीकृत नहीं हुआ था? राइट आंसर है स्पेन। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है मेजनी। दोस्तों, मेजनी पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जगाते हैं, इसीलिए इनको राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। और आज का लास्ट सवाल, यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।